हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती की स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांस हिमालय भाग 2। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय भाग 2। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था यानी ट्रांस हिमालय का भाग 1, यानी जिसमें हमने क्या किया था, यानी ट्रांस हिमालय का विभाजन किया था। आज हम देखेंगे प्रत्येक भाग को, यानी जो भी ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां है, जैसे आप मान लीजिए काराकोरम श्रेणी हो गया, आपका लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया और कैलाश श्रेणी, सबके बारे में एक एक करके हम लोग विशेषताओं की, जो भी उनकी विशेषता है, सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके पूर्व हम एक मैप बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इसके बारे में चर्चा करना है। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय तो ट्रांस हिमालय जब हम देख रहे थे तो इसको हम कितने भागों में बांटे थे? तो इसको हम देख सकते हैं कि 3 भागों में बांटे थे। कितने भागों में जी? 3 भागों में इसको हम क्या किए थे, बांटे थे। आपका पहला क्या था, यह देख सकते हैं, पहला आपका था काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा आपका था लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और तीसरा था जास्कर श्रेणी। कहने के लिए तो आपका ये 4 श्रेणी है। एक और इसका श्रेणी है आपका कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। परंतु कैलाश श्रेणी जो है वो भारत में अवस्थित नहीं है। इसकी अवस्थिति जो है आपकी कहाँ है? चीन में है। ये कहां पर है? चीन में अवस्थित है। थोड़ा सा हम लोग मैप की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपका ये आपका भारत है, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही देखेंगे। नीचे खासकर इसकी सबकी आवश्यकता नहीं है। ये आपका हो जाएगा, सूर्य इतना ही हो सकता है। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, इन श्रेणियों को हम 3 भागों में बांटे थे। सबसे पहले यहां पर आपको ऊपर देखे थे हम इसके पूर्व वाले वीडियो में भी कि आपका क्या था, ये पामीर का पठार है। क्या है जी? ये आपका है पामीर का पठार। ये आपका पामीर का पठार हो गया। हम लोगों ने देखा था कि पामीर का पठार जो है, यानी ये कितने भागों में बटा हुआ है। यहाँ से देखेंगे पामीर का पठार लगभग, ये आपका जो पामीर का पठार है, यहाँ से अनेक श्रेणियाँ निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से यानी लगभग 2-3 बड़ी श्रेणियाँ निकलती है। और उन श्रेणियों का नाम क्या है? यहाँ पर एक श्रेणी आपका इधर निकली हुई है, ये आपका चीन की तरफ गया है। और एक श्रेणी जो आपको दिखाई देगा, ये आपका इधर निकला हुआ है, यानी पश्चिम की ओर। एक श्रेणी जो है आपका पूर्व की ओर है। ये आपका क्या है? ये जो श्रेणी है आपका पूर्व की ओर है, ये जो निकला हुआ है दिखाई दे रहा है। और एक श्रेणी जो आपका है, ये आप किधर है? ये पश्चिम की तरफ है। यहां से हम देखेंगे कि एक और श्रेणी निकली हुई है। ये जो श्रेणी है ये पाकिस्तान में निकली हुई है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे ये आपका एक श्रेणी जो है वो आपका लद्दाख के नाम से जानी जाती है। यही आपका है, सॉरी, काराकोरम श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है? इसको हम बोल सकते हैं पामीर का पठार। क्या बोला जाता है जी? इसको बोला जाता है पामीर का पठार। सबको नाम याद तो होगा, यानी पामीर का पठार। यहाँ पे चलिए लिख भी दीजिए, पामीर का पठार। ये आपका पामीर का पठार हो गया। ये जो आपका जो पूर्व की तरफ जा रही है श्रेणी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्व की तरफ जो से कुल्लुल की पहाड़ियाँ,
क्या बोलते हैं इसको, कुनलुन, कुनलुन की पहाड़ी। ठीक है। और जो आपके इधर जो पश्चिम की तरफ निकली हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है। और ये आपका जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले भाग में गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुलेमान की पहाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, सुलेमान पर्वत बोल सकते हैं, सुलेमान पर्वत। ठीक है। तो सबकी स्थिति देख रहे हैं कि ये आपका कहां पर अवस्थित है, जो कुनलुन की पहाड़ी है ये अवस्थित है आपकी चीन में। कहां अवस्थित है जी, ये है आपका चीन में। ठीक है। और जो सुलेमान की पर्वत है, ये सुलेमान का जो पर्वत है ये आपका अवस्थित है पाकिस्तान में। ये कहां है, पाकिस्तान। ठीक है। और यहां पर जो देख रहे हैं हिंदू कुश जो पर्वत है ये आपका अवस्थित है अफगानिस्तान में। ये कहां है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान। और ये हो गया आपका पामीर का पठार, जिसे क्या बोला जाता है, विश्व का छत भी बोला जाता है, विश्व का छत भी बोला जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और जो आपका काराकोरम श्रेणी है, ये जो काराकोरम श्रेणी दिखाई दे रही है इसके जस्ट नीचे एक और श्रेणी है यहाँ पर, यानी इसके दक्षिण में एक श्रेणी पाई जाती है, यानी इसके दक्षिण में एक श्रेणी पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसके दक्षिण में भी एक श्रेणी पाई जाती है और इसके दक्षिण में एक और श्रेणी पाई जाती है, ये। ठीक है। तो ये 3 श्रेणियां हैं। एक आपका हो गया काराकोरम श्रेणी, सबका नाम यहां पर नोट करते चलिए। ये हो गया काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ये हो गया आपका लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया जास्कर, ये हो गया जास्कर श्रेणी। इसके जस्ट हम देखेंगे आपका यहाँ पे, यानी चीन में एक यहाँ पे श्रेणी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी या कैलाश श्रेणी। ठीक है। तो ये प्रमुखता ट्रांस हिमालय के कितने भाग हो गए, ट्रांस हिमालय के हम देखेंगे ये 4 भाग हैं। ठीक है। 1 में आपका काराकोरम श्रेणी, 2 में हो जाएगा लद्दाख श्रेणी और 3 में हो जाएगा जास्कर श्रेणी और 4 में हो जाएगा आपका कैलाश श्रेणी। जो ये 3 जो है ये आपके भारत में अवस्थित है, लेकिन आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये कैलाश श्रेणी वो भारत में अवस्थित, इसकी अवस्थिति भारत में नहीं है, ये आपका भारत में अवस्थित नहीं है, बल्कि ये कहां पर है, ये आपका है चीन में। और ये आपका काराकोरम श्रेणी है। ठीक है। काराकोरम श्रेणी ये किसको छूता है, यानी पामीर के पठार से निकला हुआ है, यानी पामीर के पठार से ये निकलकर यानी आपका लद्दाख होते हुए कहाँ प्रवेश करता है, लद्दाख होते हुए। देखिए कि पूरे पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है। ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि लद्दाख, जो लद्दाख श्रेणी है और जो आपका काराकोरम श्रेणी है, इसके बीच से एक नदी गुजरती है। यहां से देखेंगे, यहां से एक नदी निकलती है। ठीक है। और जो आपका लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, यहां से भी हम देखेंगे आपकी एक नदी बहती है और ये आपका जम्मू कश्मीर में होकर ये आपका पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है। तो ये एक नदी है जिसको हम क्या कहते हैं, ये आपका सिंधु नदी है, यानी सिंधु नदी क्या करती है, इसको लिख लीजिए, नाम इसका क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। ठीक है। और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये सियांग नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सियांग नदी। सियांग नदी। ठीक है।
तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो काराकोरम श्रेणी है, यानी काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, दिखाई दे रहा है आपको, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच की जो घाटी है, इस घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो सियोंग नदी बहती है। या इस प्रकार बोल सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को अलग करने वाली जो विभाजक रेखा है वो कौन है आपका, तो आपका सियोंग नदी है। ठीक है, और यहां पर आपको दिखाई देगा कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, यानी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच विभाजन रेखा का काम कौन करती है, तो सिंधु नदी करती है। यानी देख सकते हैं कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में, यानी जो नदी, जो घाटी पाई जाती है, इन घाटियों में कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी बहती है तो ये दोनों के बीच विभाजक का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर तीन और जैसे कि इस भारत में श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो वो श्रृंखला कौन कौन सी है, तो एक हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका एक श्रृंखला यहाँ पर है, एक श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और इस श्रृंखला का नाम क्या है जी, सब लोग जानते होंगे। इस श्रृंखला का अगले वीडियो में भी हम लोगों ने क्या किया था, इसका चर्चा किया था। तो ये श्रृंखला का नाम है आपका महान हिमालय बोल सकते हैं। क्या है जी, ये आपका जो श्रृंखला पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, महान हिमालय। ठीक है, इस श्रृंखला का नाम क्या है, महान हिमालय है, इसको याद रखना है। इसके जस्ट नीचे एक और श्रृंखला पाया जाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक श्रृंखला पाई जाती है, और ये श्रृंखला कौन सी क्या कहलाती है, ये आपका हो जाएगा मध्य हिमालय। क्या है, मध्य हिमालय। और ये इधर से ये चौड़ा है और इधर जाकर ये आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। और इसके तुरंत नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पर पाई जाती है आपका बा हिमालय। यहाँ पे कौन सा हिमालय है, यहाँ पर भी एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, बा हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पर्वत श्रृंखला हो गए, एक तो आपका हो गया काराकोरम श्रेणी, दूसरा हो गया आपका लद्दाख श्रेणी, तीसरा हो गया आपका जास्कर श्रेणी। ये क्या है आपका, ये है आपका जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के बीच में क्या होता है, एक विभाजक रेखा है, यानी घाटी पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर भी घाटी पाई जाती है, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी एक घाटी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक घाटी पाई जाएगी, और यहाँ पर भी घाटी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी घाटी पाई जाती है। ये आपके यानी सबको विभाजन करने वाली घाटियां होती है। ठीक है, हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को विभाजित करने वाला यानी जो घाटी है, इसमें सियोंग नदी, यानी सियोंग नदी क्या करता है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को विभाजित करता है। ये बात आपको समझ जाना है। उसके बाद जो लद्दाख श्रेणी है और आपका जास्कर श्रेणी है, दोनों के बीच जो घाटी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी। यानी इस घाटी में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। और जो काफी यानी ऊपर से गिरने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यानी गार्ज का भी निर्माण करती है, यानी बूंदी गार्ज का निर्माण करती है, जिसकी यानी गहराई आपका लगभग 5200 मीटर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है। इसके बीच में जो आपका विभाजक रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी मैन सेंट्रल। ये आपका हो गया सियोंग नदी, यानी आपका काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच का विभाजक रेखा सियोंग नदी बोलेंगे, और लद्दाख श्रेणी और जास्कर नदी के बीच की जो विभाजक रेखा है वो सिंधु नदी हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आपका जास्कर श्रेणी और महान हिमालय, ये क्या है आपका महान हिमालय। चलिए इसका भी नाम हम लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं सबका एक एक करके। ये जो हो जाएगा आपका तीनों का नाम यहाँ नोट कर लीजिए। ये जो होगा ये होगा महान हिमालय, महान हिमालय। ये होगा आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। और ये होगा आपका बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक है, तो ये तीनों हिमालय हो गए। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यानी दोनों को विभाजित करने वाला हम देखे थे, अगले वीडियो में भी इसके बारे में हम चर्चा किए थे कि आपका जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी हो गया और आपका जो महान हिमालय हो गया, दोनों के बीच की जो घाटी पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोला जाता है जी, इंडो सांगपो सचर जोन। यानी शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन को हम लिख सकते हैं ITSZ।
ठीक है, इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है, ITSZ। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ITSZ, ITSZ है, ITSZ, ठीक है। यहाँ पर यानी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच ये जो आपका घाटियाँ पाई जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जो घाटियाँ है इसको हम कहते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं जी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला जाता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी एम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, MCT, यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT के नाम से जाना जाता है, आप लोग को याद होगा। और यहाँ पर आपका जो है लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच जो घाटियाँ पाई जाती है, यानी जो विभाजक रेखा पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका नाम यहाँ पे नोट कर लीजिए, आगे लाकर इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मैन सेंट्रल, यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये हो गया मैन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जी, मैन बाउंड्री फॉल्ट, यानी क्या बोला जाता है इसको, MBF, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, MBF यानी मैन बाउंड्री फॉल्ट। ये जो आपका है इधर का भाग, ये आपका जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है आपका समतल मैदान, यानी क्या है आपका समतल मैदान, यानी उत्तर का मैदान इसको बोला जाता है। तो उत्तर का मैदान और बाह्य हिमालय के बीच भी विभाजक रेखा पाई जाती है या घाटियां पाई जाती है, यानी बाह्य हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच क्या पाया जाता है, ये आपका घाटियां पाई जाती है। इस घाटी को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इस घाटी को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं HFF, HFF, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हो जाएगा हिमालय फाल्टन फॉल्ट। क्या होता है, हिमालय फाल्टन फॉल्ट होता है। यहां तक हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था, ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। आज हम लोग चल रहे हैं इसके आसपास के क्षेत्र में, जैसे ये नदी को मिटा दीजिए, यहां पर हम लोग देख रहे थे, यहां पर हम लोग देखे थे कि एक क्षेत्र पाया जाता है, ये जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये इस पर, ये कौन सा क्षेत्र है, ये जो भी आपका दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं POK, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोला जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। यहां पर दो प्रमुख स्थल है, यानी POK बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं, यहाँ आपका गिलगित है, अवस्थित है यहीं पर, यह आपका गिलगित, ये क्या है जी, ये हो जाएगा आपका गिलगित, और यहां पर है बल्किस्तान, ये क्या है, बल्टिस्तान। तो ये हो जाएगा गिलगित और ये हो गया बल्टिस्तान, दोनों का नाम यहां पर लिख लीजिएगा। ये गिलगित है और ये बल्टिस्तान है। गिलगित और ये हो जाएगा बल्टिस्तान, बल्टिस्तान, ये क्या है, बल्टिस्तान। तो जो POK का जो ये क्षेत्र है, इसको गिलगिट बल्टिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी ये जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है, गिलगिट बल्टिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत यहां पर देखेंगे एक क्षेत्र है, यहां पर ये घाटी है, यहां पर एक घाटी पाई जाती है, और जस्ट इसके नीचे हम लोग देखेंगे, यहां ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो है इसको अक्साई चिन्ह के नाम से जानते हैं,
ठीक है। अक्साई चीन ये हो गया, ये आपका अक्साई चीन हो गया, अक्साई चीन। और ये आपका सक्सगन की घाटी है, इसको क्या बोल सकते हैं, सक्सगन की घाटी, सक्सगन, सक्सगन, सक्सगन की घाटी। कौन सी घाटी है जी, तो ये आपका बोला जाता है सक्सगम की घाटी, सक्सगम की घाटी। ये जो सक्सगम की घाटी है ये आपका पहले किस में पड़ता था, पीओके में पड़ता था। किस में पड़ता था, तो ये आपको पीओके में पड़ता था, लेकिन अभी भी पीओके में है, लेकिन इस पर अधिकार अब पाकिस्तान का नहीं है। ये यानी पाकिस्तान का अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर अब किसका अधिकार है, तो इस पर हम देखेंगे ये चीन अधिकृत क्षेत्र है, इस पर चीन का अधिकार है, ठीक है। और ये जो आपका अक्साई चीन जो दिखाई दे रहा है, ये अक्साई चीन, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। और ये अक्साई चीन पर भी किसका अधिकार है, ये चीन का अधिकार है, इस पर भी चीन का ही अधिकार है। 1962 में क्या हुआ था, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय ये जो क्षेत्र था ये भारत का ही क्षेत्र है, दोनों भारत का क्षेत्र है। ये भी आपका जो आपको पीओके जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये भी भारत का है, और जो अक्साई चीन ये दिखाई दे रहा है ये भी आपका भारत का हिस्सा है। लेकिन 1962 में क्या हुआ, युद्ध हुआ चीन के साथ, जिसमें चीन ने क्या किया, इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर यानी पाक अधिकृत जो क्षेत्र है ये लद्दाख का हिस्सा है, वर्तमान में देखा जाए तो ये लद्दाख का हिस्सा है। और इस पर किसका अधिकार है, इस पर पाकिस्तान का अधिकार है। ये आपका जम्मू कश्मीर भी कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर अभी नया जो देखेंगे इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देगा, ये आप क्या आता है, यहाँ जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र पड़ेगा यहाँ तक पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर है, जेके लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बीच में हम देखेंगे कि आपका जो लेह पड़ता है, लेह, ये मान लीजिए सिंधु नदी का तो है ही, सिंधु नदी, यहाँ पर सिंधु नदी है मान लीजिए, ठीक है, विधायक रेखा के रूप में। यहाँ पर आपका लेह है, कहाँ है, यहाँ पर आपका लेह है, ठीक है। उसके आगे हम लोग जैसे जाते हैं तो आगे जाने के बाद यहाँ पर आपका कारगिल पड़ेगा, क्या पड़ेगा जी, कारगिल पड़ेगा। यही पाकिस्तान, ये कारगिल पर पहले क्या हो गए थे, कारगिल पर भी कब्जा किए थे, जिससे बाद में चहेटा गए यहाँ से। फिर हम देखेंगे यानी कारगिल के बाद यहाँ आपका पड़ता है ये द्रास, ये आपका द्रास है, ठीक है। और द्रास में हम देखेंगे, द्रास के बाद ये आपका जम्मू कश्मीर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका श्रीनगर है, क्या है, श्रीनगर। और यहाँ पर आपका है जम्मू, ये क्या है आपका, जम्मू। चलिए इसका नाम नहीं यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये आपका है लेह, क्या है, लेह है। और ये है आपका कारगिल, कारगिल यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए इधर, इसको इधर लिखा जाए, कारगिल। ये हो गया लेह और ये हो गया कारगिल। यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्रास, ये है आपका द्रास, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका श्रीनगर है, ये है श्रीनगर, ये जो क्षेत्र है। और ये आपका है जम्मू, जम्मू, ठीक है। इन सबको मिलाने वाले यानी सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक रोड का निर्माण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सड़क का निर्माण किया गया है जो क्या करती है, लेह को कारगिल से और कारगिल को द्रास से और द्रास को
श्रीनगर से, और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। कौन सा मार्ग है जी? तो इसका नाम है, इस मार्ग का नाम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इस मार्ग का नाम है NH1, NH1D। क्या नाम है? NH1D। इस मार्ग का नाम क्या होगा जी? NH1D। ये आपसे पूछता है कि लेह को यानी जम्मू को कश्मीर और कश्मीर को या जम्मू को श्रीनगर, श्रीनगर को द्रास, द्रास से कारगिल और कारगिल से लेह जाने का मार्ग कौन सा है? कौन से मार्ग एक दूसरे को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्ग है आपका कौन सा है? यानी NH1D जो है वो क्या करते हैं? आपका जम्मू को श्रीनगर से, श्रीनगर के फिर देखिएगा यहाँ पे द्रास है, यानी द्रास वो क्षेत्र है, यानी जम्मू कश्मीर या भारत का बोल सकते हैं सबसे क्या है? सबसे, ये द्रास जो क्षेत्र है जब भारत का सबसे ठंडा स्थल है, सबसे ठंडा स्थल यही है आपका द्रास। ठीक है, तो ये सबको एक दूसरे से क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। क्लियर? और यहीं से आपका सिंधु नदी ये जो है ये गुजरेगी, और ये किसके बीच में पड़ेंगे? आपका लद्दाख श्रेणी के बीच में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये आपके स्पष्ट रूप से बात ये आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका काराकोरम और क्या है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में जो घाटी पाई जाती है, यानी वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सियोंग नदी। क्या नाम है जी? सियोंग नदी। और सियोंग नदी ही क्या करती है? काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को विभाजित करती है, एक दूसरे क्या करती है? विभाजित करती है। या इस प्रकार भी हो सकता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी और सियोंग नदी, सिंधु नदी और सियोंग नदी के बीच यानी विभाजन रेखा का काम कौन करता है? तो लद्दाख श्रेणी, यानी सिंधु का जल हो गया और एक तरफ आपका सियोंग नदी का जल हो गया, दोनों के बीच में कौन सा पर्वत अवस्थित है? कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो ये आपका लद्दाख श्रेणी अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा है काराकोरम श्रेणी हो गया और ये आपका क्या है? लद्दाख श्रेणी, दोनों के बीच में सियोंग नदी है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो लद्दाख श्रेणी है और ये जास्कर श्रेणी है, दोनों के बीच की जो घाटी है, इन घाटियों में कौन सी नदी बहती है? तो आपका सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी है प्रवाहित होती है जी? तो सिंधु नदी अवस्थित है, जो दोनों के बीच यानी विभाजन का काम करती है। कौन कौन से पर्वत के बीच? तो आपका लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, दूसरा जास्कर श्रेणी से यानी होकर आपका सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपका ये क्या हो गया? महान, ये आपका जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी और महान हिमालय, जास्कर श्रेणी और महान हिमालय के बीच की जो घाटी है इसको हम किस नाम जानते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडो सांगपो सचर जोन, यानी जो सांगपो लिखा जाता है इंडो, तो ये हो गया सांगपो सचर जो लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है? टी से लिखा जाता है। इंडो सांगपो सचर जोन ये आपका हो गया, ये आप जास्कर श्रेणी और महान हिमालय के बीच के विभाजक रेखा। ठीक है, यह घाटियां हो गई, घाटी बोल सकते हैं या विभाजक रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है यानी महान हिमालय, महान हिमालय और ये आपका है लघु हिमालय। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच के जो ये घाटियां है इसको किस नाम से हम जानते हैं? तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी MCT। याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में भी ऑप्शन दे देता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लघु हिमालय और बा हिमालय, लघु हिमालय और बा हिमालय के बीच ये जो घाटियां पाई जाती है इसको किस नाम से जानते हैं? तो MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। किस नाम जानते हैं जी? मैन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका हो गया उत्तर का मैदान हो गया, और ये हो गया आपका बा हिमालय। तो उत्तर का मैदान और बा हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती है इसको हम किस नाम जानते हैं? तो इसको बोलते हैं HFF। क्या बोलता है? HFF, मतलब यानी हो जाएगा हिमालय फॉल्टन फॉल्ट, हिमालय फॉल्टन फॉल्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहां नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं, ये तो हो गया यानी श्रेणियां जिसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज हम देखेंगे अब काराकोरम जो श्रेणी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के लिए तो काराकोरम श्रेणी को जानने से पहले यानी उसकी विशेषताओं को समझने से पहले एक बार फिर से हम क्या करते हैं, भारत के यहाँ पे मैप बनाते हैं, थोड़ा सा जितनी आवश्यकता है। ये आपका मान लीजिए भारत है। ठीक है,
यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो हम लोग ये देखें कि पामीर के पठार से निकला हुआ है। कहां से निकला है जी, पामीर के पठार से लगा हुआ है, पामीर के पठार से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख जो शिखर है वो कौन कौन से हैं, यानी प्रमुख जो ग्लेशियर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है काराकोरम, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग ध्यान पूर्वक देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम काराकोरम श्रेणी, केवल अभी इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया काराकोरम श्रेणी। ये क्या हो गया, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे भाई, ये जो काराकोरम श्रेणी है ये कहाँ से लगा हुआ है, आपका पामीर के पठार से लगा हुआ है। कहाँ से लगा हुआ है जी, पामीर के पठार से लगा हुआ है, ठीक है। और पामीर के पठार से लगा हुआ है तो यहाँ पे सर्वोच्च यानी इसकी चोटी कौन कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी के लिए एक आप ट्रिक याद रखिएगा, आपके लिए एक बहुत ही दमदार और धुआंधार ट्रिक लेकर आए हैं, ठीक है। उस ट्रिक का नाम है, क्या नाम है, सोचिए जरा, ट्रिक का नाम क्या है भाई, ट्रिक का नाम है हीरो का गम। किसका गम, हीरो का गम कौन न जाने, तो हीरो का गम हीरोइन का जाने। बस समझ रहे हैं ना। मान लीजिए किसी का दिल टूटा है, किसी को तकलीफ है, जिसको दर्द है, जिसको दुख है, वही न दुख को समझेगा। मान लीजिए चोट लगा है हमको, तो दर्द अगर महसूस दूसरा कोई थोड़े करेगा। अगर चोट हमको मान लीजिए कोई आकर एक लाठी दे दिया तो कहाँ पे कितना दर्द हो रहा है उसको हम ही ना बर्दाश्त करेंगे, हम न जानते कितना चोट लगा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक ट्रिक है, याद रखना है आपको क्या, कि हीरो का दर्द हीरोइन का जाने। मतलब हीरो का दर्द जो है, यानी हीरो का समझिए कि दिल टूटा हुआ है, और दिल टूटने का जो दर्द है वो व्यक्ति जानता है जिसका दिल टूटा है। अब दूसरे आदमी क्या जाने, जो तोड़ता है उसको थोड़े मालूम चलता है कि उसको कितना तकलीफ हो रहा है, नहीं ना मालूम चलता है। तो ऐसा काम ना करना है और नहीं किसी को करने देना है। बस ऐसे ही ये आ गया, इससे लगभग ट्रिक बन रही थी, ये बात को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बोल दिया। याद रखिएगा, ये हीरो का गम याद रखना है आपको। कितना याद रखना है, बस हीरो का गम। तो चलिए इसको यहाँ पर नोट कर लिया जाए, हीरो का गम। आप लिखना चाहे तो इधर ब्रैकेट में भी अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, हीरोइन का जाने, हीरोइन का जाने। मान लीजिए कि चोट लगा है जिसको, उस दर्द को ही ना समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं ना समझ सकता है। तो वही बात है कि हीरो का गम जो है वही ना जानता है, हीरोइन क्या जानती है। तो चलिए इससे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे यानी जो आपका काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पर अनेकों क्या होते हैं, शिखर पाए जाते हैं, यानी काराकोरम श्रेणी पर, ठीक है। यहाँ पर शिखर पाए जाते हैं, हिडन हो जाएगा, रोड पिक हो जाएगा। अब यहाँ से एक आपका का मतलब क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा ये, ठीक है। का मतलब क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, हिडन, रोड पिक, या इसको ब्रॉड पिक भी बोला जाता है, ये आपका K2 हो जाएगा। यानी काराकोरम की सर्वोच्च शिखर माना जाता है किसको, यानी K2 को माना जाता है, यानी काराकोरम की सर्वोच्च शिखर। तो ये भी आप देखिएगा। उसके बाद आपका हीरो का गम है तो क्या हो जाएगा, गसेर बुम हो जाएगा, मसेर बुम हो जाएगा। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको यहाँ पे दर्शा लीजिए, गसेरबुम और मसेरबुम, ठीक है। चलिए इसका नाम हम यहाँ पर नोट कर देना है। इसको क्या बोलेंगे, क्या है ट्रिक, क्या है जी, हीरो का गम हीरोइन का जाने। तो अब बताइए हीरो का जो गम है तो ही से क्या हो जाएगा, ही से क्या होगा, हिडन। क्या याद रखना आपको, हिडन।
हिडन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, रो है, तो रो से क्या होगा, रोड पिक, या इसको बोला जाता है ब्रॉड पिक भी बोला जाता है, रोड पिक। ठीक है, रोड पिक, या क्या इस दूसरा नाम क्या है इसका, ब्रॉड पिक, ब्रॉड पिक, ब्रॉड पिक। ठीक है, का मतलब क्या हो जाएगा आप ही बताइए, तो ये जो का है, तो का मतलब क्या होगा, K2 गार्डविन ऑस्टिन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, K2, K2। ठीक है, K2 बोलिए, या इसको इसका दूसरा नाम क्या है जी, गार्डविन ऑस्टिन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, गार्डविन ऑस्टिन भी बोला जा सकता है, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, ये गार्डविन ऑस्टिन हो गया, K2 बोल सकते हैं या गार्डविन ऑस्टिन बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका, या दूसरा इसका और भी नाम है, जैसे गार्डविन ऑस्टिन को और क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर दूसरा नाम इसका लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले क्या होगा, K2 होगा, गार्डविन ऑस्टिन होगा, और गौरी नंदा पर्वत इसी को बोला जाता है, गौरी नंदा पर्वत। ये तीनों किसका नाम है, आपका K2 का, K2 भी बोला जा सकता है, गार्डविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, और गौरी नंदा भी बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है, यानी ये सर्वाधिक है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हम देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई जो आपका है 8,611 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 8,611 मीटर। तो हिडन हो गया, रोड पिक हो गया, K2 हो गया, ग से क्या हो जाएगा, गसेरबुम, क्या होगा, गसेरबुम, यहां पे लिख सकते हैं, गसेरबुम, गसेरबुम। और म से क्या हो जाएगा, मसेरबुम, मसेरबुम। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये ठीक बस याद रखना है, किसका गम, किसका गम जी, हीरो का गम। कौन ना जाने, हीरोइन क्या जाने, बस समझ में आया, बस इतना याद रखना है, हीरो का गम, क्या याद रखना है, हीरो का गम। ही से हो जाएगा हिडन, रो से हो जाएगा रोड पिक, का से हो जाएगा K2, ग से हो जाएगा गसेरबुम, म से हो जाएगा मसेरबुम। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी काराकोरम की सर्वोच्च चोटियों का नाम। क्या हो गया, काराकोरम जो पर्वत है उसकी सर्वोच्च जो चोटी है उनका नाम आपको याद रखना है। एक आपका हिडन हो जाएगा, चलिए यहां पर सबको लिखते चल रहे हैं हम लोग, हिडन हो जाएगा, हिडन, हिडन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा जी, हीरो, रोड पिक हो जाएगा, रोड पिक या ब्रॉड पिक। उसके बाद आपके ये क्या हो जाएंगे, K2, K2 जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हम यहां पर लिख सकते हैं कितना, 11,000 सॉरी 8,611 मीटर। और इसे किन की नाम से जाना जाता है, तो नाम याद रखिए, गार्डविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है, और गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके आते हैं, ये K2 के बाद हम देखेंगे गसेरबुम और मसेरबुम आते हैं। कौन कौन, गसेरबुम, ये हो जाएंगे गसेरबुम, और ये हो जाएंगे मसेरबुम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ देखा जाए तो ये तो आपका जो आपकी काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी की ये प्रमुख क्या हो गए, शिखर हो गए। ये क्या है आपके, ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये शिखर हो गए, काराकोरम श्रेणी के शिखर, पर्वत श्रृंखला, ये क्या हो गए आपके, सर्वोच्च शिखर हो गए, सर्वोच्च शिखर।
ठीक है। इसमें सबसे ऊंचा जो शिखर होगा वो क्या होगा, K2 होगा, ये आपको याद रखना है, सर्व शिखर। क्लियर। यहां पर क्या होता है कि ये आपके जैसे ही जो शिखर पाया जाता है तो यहां पर हिमनद भी पाया जाता है। क्या होता है, हिमनद, यानी काराकोरम श्रेणी पर भारत के बहुत सारे हिमनद भी पाए जाते हैं, यानी ग्लेशियर भी उपस्थित है। और वो कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में देखा जाएगा। सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका काराकोरम श्रेणी का कौन सा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ग्लेशियर कौन कौन यहाँ पर आते हैं। तो ग्लेशियर के लिए भी एक आप ट्रिक याद रखिएगा। ग्लेशियर के लिए क्या ट्रिक याद रखिएगा। अच्छा बताइए, पहले के ज़माना में हम लोग, आज तो पर्स रख रहे हैं ना, आज हम लोग क्या करते हैं, पर्स रखते हैं, लेकिन पहले यानी प्राचीन काल में देखा जाए, प्राचीन कहाँ, थोड़ा सा यानी 10 या 15 साल पीछे आप लोग जाते हैं तो उस समय हम क्या देखेंगे कि बटुआ में लोग पैसा रखते थे। कहाँ रखते थे, देखिएगा, अरे भाई पैंटवा के नीचवा बांध कर डाला जैसा नहीं रखते थे, उसमें लपेट कर बहुत सारा पैसा रहता था, उसको लपेट कर उसी में रखते थे। माने वो सबसे ओरिजिनल क्या है, औजार था पैसा रखने का, उसमें गुम होने का डर नहीं था। आज तो पॉकेट में पर्स रखिए, ऐसा चुआ पैंट पहन रहा है सब लड़का कि थोड़ा सा बाइक पे बैठे आ चले कि इधर से धीरे धीरे खसीटते खसीटते क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। तो उस समय क्या होता था कि डाना में हम लोग बांध कर जो बटुआ रखते थे तो उस समय पैसा खसीकने का डर नहीं था, उस समय गिरने का डर नहीं होता था, और आराम से अंदर पैंट के अंदर उसको लुका कर रख लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। तो वही बटुआ का बात कर रहे हैं जिस समय हम लोग क्या कर रहे थे, बटुआ में पैसा रखते थे। ठीक है, तो उस समय हम बटुआ में पैसा रखते थे, आज हम बटुआ में क्या कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं, स्याही रख रहे हैं। अरे बटुआ में स्याही माने है जो मरकरवा में स्याही डाला जाता है वो बटुआ में मान लीजिए स्याही, मतलब आज हम उसको मान सकते हैं पैसा, स्याही का मतलब ये होगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, पैसा की जगह पर स्याही डाल दिया है। तो आपको याद रखना है कि स्याही बा कहाँ, स्याही बा बटुआ में, स्याही कहाँ बा, बटुआ में। यानी पर्स में क्या रहता था, पैसा, हम लोग पर्स में क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं ना, तो अब वो पैसा के जो को क्या मान लिया गया यहाँ पर, स्याही मान लिया गया। बस यही आपको याद रखना है कि स्याही बा बटुआ में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया स्याही बा बटुआ में। स्याही बा बटुआ में। ठीक है, अब देखिए स्याही बा बटुआ में, स्याही बा बटुआ में, इसका अर्थ क्या हुआ। अब स्याही बा बटुआ में यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि सिया से क्या हो जाएगा, सिया से क्या हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा जी। सिया से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, स्याही बा बटुआ में, सिया से हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ही से हो जाएगा हिस्फोर। क्या हो जाएगा, ही से हम बोल सकते हैं, सिया से हो जाएगा स्याही सियाचिन ग्लेशियर, और ही से क्या हो जाएगा, हिस्फोर। ठीक है, या हिस्फोर भी इसको बोला जाता है, हिस्फोर, ही से हिस्फोर हम बोल सकते हैं। हिस्फोर। बा से हो जाएगा बातुरा, कौन सा ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है जी, बा है, सिया से क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर, ही से क्या होगा, हिस्फोर ग्लेशियर, और बा से क्या होगा, बातुरा ग्लेशियर। यहां पर बा से क्या हो जाएगा, बातुरा ग्लेशियर। आपको याद रखना है कौन सा ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर। किससे होगा, बा से होगा, बातुरा ग्लेशियर। ठीक है, बातुरा ग्लेशियर हो गया। ये आपका जो है फिर ब आ रहा है, तो ये ब से क्या होगा, बातुरा ग्लेशियर तो हो गया। फिर यहां पे देखेंगे यानी बेफे हो जाएगा, बेफे और बाल्टोरा, क्या हो जाएगा, बाल्टोरा ग्लेशियर, और एक हो जाएगा बेफे ग्लेशियर। एक ब से होगा बाल्टोरा ग्लेशियर और एक व से होगा बेफे ग्लेशियर। बाल्टोरा या बाल्टोर ग्लेशियर किसी किसी बुक में लिखता है, बाल्टोरा ग्लेशियर। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, वा से
वेफे ग्लेशियर, वेफे ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, यानी प्रमुख ग्लेशियर हो गया। स्याही व बटुआ में को साइलेंट कर दीजिएगा, में क्या है यहाँ पर, साइलेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से इसमें कोई याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिया से क्या होगा, सिया से सियाचिन ग्लेशियर, ही से हो जाएगा हिस्पोर ग्लेशियर, बा से हो जाएगा बातुरा ग्लेशियर। अब ब से यहाँ पर देख रहे हैं बट मैंने बाल्टोरा ग्लेशियर, बट से क्या हो जाएगा बाल्टोरा ग्लेशियर, अब वा से हो जाएगा वेफे ग्लेशियर। ठीक है, और ये पांचों के पांचों जो ग्लेशियर है ये कहाँ अवस्थित है, तो आपके ये अवस्थित है काराकोरम श्रेणी में। चलिए उसको नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ कौन अवस्थित है। ये आपका मान लीजिए पांचों ग्लेशियर क्या है, ये ग्लेशियर है, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा हो जाएगा, चौथा ये ग्लेशियर हो गया, और ये आपका हो गया सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसका नाम हम लोग यहाँ पे नोट कर लें, यह है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर को दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं, यानी ग्लेशियर को हिमनद भी बुलाया जाता है, याद रखिएगा। ग्लेशियर बोलिए या हिमनद बोलिए, दोनों क्या है, एक ही है, यानी ग्लेशियर को हिमनद भी बोला जाता है। और ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक गड़बड़ लग रहा है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया। सियाचिन ग्लेशियर के बाद क्या हम बोल सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, हिस्पोर ग्लेशियर। क्या हो जाएगा, हिस्पोर ग्लेशियर। ये आपका हो जाएगा हिस्पोर ग्लेशियर। हिस्पोर ग्लेशियर। और हिस्पोर ग्लेशियर के बाद ये आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, बातुरा। हम क्या लिख सकते हैं, बातुरा ग्लेशियर, बातुरा बातुरा ग्लेशियर। ये कौन सा है जी, ये आपके हो जाएंगे बातुरा ग्लेशियर। और बातुरा के बाद जो स्पष्ट रूप से ये आपको दिखाई दे रहा है, बातुरा के बाद कौन सा होगा, तो बातुरा देखिए एक में क्या था, सियाचिन, हिस्पोर, बातुरा, उसके बाद बाल्टोरा ग्लेशियर। ये क्या होगा, बाल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर ये हो जाएंगे। ठीक है, और बाल्टोरा के बाद ये जो आपका अंतिम बचा हुआ है ये आपको कौन सा हो जाएगा, वेफे ग्लेशियर, वेफे या वेफोर भी देता है कहीं कहीं किसी किसी बुक में, वेफे ग्लेशियर, ग्लेशियर। ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद का अर्थ क्या होता है, यानी देखिए हिम मतलब होता है बर्फ, हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ, और नद मतलब हो जाएगा नदी, यानी बर्फीली नदी को ही ग्लेशियर या हिमनद बुलाते हैं, बस इतना समझिए। यानी वैसा स्थल जो यानी बर्फ से ढका हो, और यानी ये आपका पर्वतीय क्षेत्र पे है, तो पर्वतीय क्षेत्र पे है तो यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये पर्वत ढालों से वो क्या होता है, खिसकते चला जाता है, यानी खिसक खिसक कर यानी जल के रूप में परिवर्तित होकर यानी विभिन्न अनेक प्रकार यानी
अनेक वितरिकाओं के मिलने से वो नदी जल मार्ग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आपके जितने भी हिमालय नदियाँ हैं सब ग्लेशियर से ही निकलती है, ठीक है। जितनी भी हिमालय नदियाँ है वो सब क्या है, ग्लेशियर से ही निकली हुई है। और हिमालय नदियों की एक विशेषता होती है, जो जितने भी हिमालय नदियाँ होती हैं उसमें सालों भर जो होता है जल भरा होता है। एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदी में बरसात के समय में क्या हो जाएगा, देखिएगा बरसात में भला जाती है सब, हाँ तनी से बरसात मौसम आया, पूरा उबाल मारी और आसपास जितने गाँव सबको डुबा उबा कर लेके चली गई, और जैसे सुखाड़ आया कहानी खत्म। तो वो होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, कि तनी समय क्या है ना, उबाल मार देना, तनी समय गायब हो जाना। तो वो क्या होता है, किन लोगों की पहचान है जी, तो थोड़ा समय जो यानी खुश हो जाते हैं और थोड़ा समय उदास हो जाते हैं। तो वैसे मतलब समझिए कि छिछले लोगों का काम है, छिछोरे लोगों का काम है, ठीक है। यानी चाहे वो आपको, यानी हिमालय नदियाँ ये दर्शाती है, ये आप उसको सूचित करती है कि चाहे दुख का हो या सुख हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा खुश हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, आपको खुशी मिली पूरा जमाने को दिखाने लगे, थोड़ा सा दुख हुआ अब जमाने से नाराज हो गए, बस समझ में आ रहा है ना। तो ये बात आपको समझना चाहिए। ये इन यानी नदी, तालाब और प्राकृतिक पर्यावरण से भी हमें क्या मिलती है, कुछ सीख मिलती है और उस पर हमें अमल करना चाहिए। तो ये क्या होता है, हिमालय नदियों में यानी क्या होता है, हमेशा जल से वो भरी होती है, और जितनी प्रायद्वीपीय नदी होती है वो जल से, समझिए उसमें बरसात के मौसम में वो फुल हो जाती है, यानी जल से लबालब हो जाती है। और जैसे ही यानी ग्रीष्म ऋतु आते हैं उस समय वो उनके जो जल होते हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जल रहित हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। यानी काराकोरम श्रेणी की जो मुख्य विशेषता थी, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन कौन है, तो हिडन हो गया, रोडपीक हो गया, केटू हो गया, गसेरबुम हो गया, मसेरबुम हो गया। इसमें सबसे ज्यादा ऊंचा चोटी यानी सबसे अधिक लंबाई वाला जो है ये क्या है, आपका केटू है, यानी गार्डुइन अस्टीन है, या क्या बोल सकते हैं इसको, गौरी नंदा पर्वत बोला जाता है। और ये सबसे ऊंची चोटी है 8611 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर में आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिस्पोर ग्लेशियर हो गया, बातुरा ग्लेशियर हो गया, बल्टेरा ग्लेशियर हो गया और बेफे ग्लेशियर हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में अवस्थित है, तो घाटी का भी नाम आपको याद रखना है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो नुब्रा घाटी में अवस्थित है। किस घाटी में अवस्थित है, घाटी का नाम याद रखिएगा, नुब्रा घाटी। क्या बोला जा सकता है, नुब्रा घाटी। ये घाटी का नाम पूछे तो घाटी का नाम याद रखना है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा घाटी में पाई जाती है। आपका बातुरा ग्लेशियर और हिस्पोर ग्लेशियर ये दोनों एक ही घाटी में पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है जी, ये दोनों एक ही ग्लेशियर में पाए जाते हैं। बातुरा ग्लेशियर और हिस्पोर ग्लेशियर ये दोनों किस घाटी में पाए जाते हैं, एक ही घाटी में पाए जाते हैं। और उस घाटी का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं सिगार घाटी। क्या बोलते हैं जी, सिगार घाटी में ये क्या होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। इसको लिख लिया जाए, सिगार घाटी, ये हो जाएगा आपका सिगार घाटी, ठीक है। और आपका बेओफे और बाल्टोरा, ये जो आपके हैं बेओफे और बाल्टोरा, ये दोनों एक घाटी में पाए जाते हैं। तो ये किस घाटी में पाए जाते हैं, तो बेओफे और बाल्टोरा जो घाटी हैं ये हंजा घाटी में पाए जाते हैं। कौन सी घाटी में, हंजा घाटी में, याद रखना, हंजा घाटी में ये उपस्थित है, ठीक है। आपका सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में, नुब्रा घाटी में, ठीक है। बातुरा ग्लेशियर और हिस्पोर ग्लेशियर ये किस घाटी में है, तो सिगार घाटी में है। और बेओफे ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर ये किस घाटी में है, तो हंजा घाटी में है। अब सबकी लंबाई भी कभी कभी पूछता है कि यानी सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, हिस्पोर ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, बातुरा ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, बाल्टोरा ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, बेओफे ग्लेशियर की लंबाई कितनी है। तो लंबाई भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ज्यादा लंबाई है, ये आपका 75, यानी सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये आपका है 75 किलोमीटर। क्या है जी, 75 किलोमीटर, ठीक है। और हिस्पोर की कितनी लंबाई हो जाएगी, तो हिस्पोर का लंबाई है आपका 61 किलोमीटर। कितना है,
61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर। उसी प्रकार बतूरा की लंबाई अगर देखा जाए तो इनकी लंबाई है 58 किलोमीटर। कितनी लंबाई है जी? ये हो जाएंगे आपके 58 किलोमीटर। ठीक है, ये 58 किलोमीटर हो जाएंगे। और उसी प्रकार आपका बलटोरा को देखा जाए और फिर बेवफे को देखा जाए तो इनका भी अलग अलग लंबाई है। ये 58 और ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? तो ये लंबाई संबंधी हो गया। ये काराकोरम की जो आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, ट्रांस हिमालय तो लगभग हम मैप बना लिए पहले कि भाई जो भी बात हो पहले यहाँ पर नोट कर दिया जाए और उसके बाद हम करके एक एक करके सबकी विशेषताओं क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब लिखना जो हम लोग शुरू करेंगे ये आपका ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांस हिमालय, अब यहाँ पे कहानी आती है कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, क्या ट्रांस हिमालय यानी हिमालय से पूर्व में अवस्थित था या ट्रांस हिमालय हिमालय से बाद में निर्माण हुआ? तो सबसे पहली बात आती है कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो आपके मुख्य हिमालय जो है उसके पहले यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ वो कब का हुआ, यानी मुख्य हिमालय से पहले हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति जो आपके होती है हम लोग देखे थे सेनोजोइक महाकल्प में हुई थी, यानी सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी काल में हुई है आपकी हिमालय की उत्पत्ति। और वैसे ही अगर देखा जाए ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है आपको मेसोजोइक के क्रेटेरियस काल में हुई है। मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेरियस काल में हुई है। मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेरियस काल में हुई है ट्रांस हिमालय। चलिए अब केवल उसकी विशेषताओं को पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। यानी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है, तो उत्पत्ति हम देख लेंगे कि आपको मेसोजोइक कब, मेसोजोइक महाकल्प के यानी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेरियस, क्या बोल सकते हैं, क्रेटेशियस काल में हुई है। यानी मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस काल में हुई है। ठीक है, पहला बात, यानी ट्रांस हिमालय की उद्गम स्थल कौन सा है, यानी ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका महान हिमालय का जो है आपका क्या गर्भगृह किसे माना जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि यानी मुख्य हिमालय यानी महान हिमालय, लघु हिमालय, जो बाह्य हिमालय है, इनको संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय कहते हैं। तो मुख्य हिमालय का जो उद्गम स्थल है उसको हम क्या बोलते हैं, तो मुख्य हिमालय के उद्गम स्थल को हम क्या बोलते हैं, तेथिस सागर बोलते हैं। यानी मुख्य हिमालय का जो गर्भगृह है उसको हम तेथिस सागर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जो आपके ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, इनका भी उत्पत्ति आपके ट्रांस हिमालय तेथिस सागर से हुई है, लेकिन तेथिस सागर का एक उपभूसनति था, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यानी ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है। अब यहां पे केवल लिखने वाला काम रह गया। ठीक है, यानी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर के, जो आपका तेथिस सागर जो था, यानी तेथिस सागर के उपभूसनति से हुई है, की उत्पत्ति तेथिस सागर के उपभूसनति से हुई है। तेथिस सागर के उपभूसन्नति से हुई है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है, यानी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति आपका तेथिस सागर के उपभूसन्नति से हुई है। मतलब उपभूसन्नति मतलब क्या, उसके उप शाखा से हुई है। ठीक है, और काल हम लोग को याद होगा कि मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस काल में क्या हुई है, आपकी ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है,
यानी क्या बोलते हैं, मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस काल में इसकी काल में उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति यहाँ पे लिखिएगा, उत्पत्ति हुई है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती है भाई ट्रांस हिमालय की? तो ट्रांस हिमालय की प्रमुख विशेषताओं में अभी यहाँ पर देखिए संपूर्ण रूप से किसका, ये कौन सा भाग है, यानी संपूर्ण रूप से हम देख सकते हैं सभी, यानी आपके काराकोरम श्रेणी से लेकर काराकोरम श्रेणी जो हो गया, लद्दाख श्रेणी जो हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया, संपूर्ण रूप से सब किसके भाग है, ट्रांस हिमालय के भाग है। और सभी यानी ये समझिए कि आपके महान हिमालय के ऊपर अवस्थित है, यानी उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पर क्या है, यानी हमेशा यानी वर्ष भर जो होते हैं, वर्ष भर ये हिम से आच्छादित रहते हैं। क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है वर्ष भर हिम से आच्छादित रहता है या हिम आच्छादित रहता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, हिमाच्छादित रहता है। ठीक है, यहां पर जो लद्दाख है, यानी ट्रांस हिमालय का जो लद्दाख का क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, यानी शीत मरुस्थल भी बोला जाता है। ये ट्रांस हिमालय में ही अवस्थित है। इसकी एक और भी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, ट्रांस हिमालय, लद्दाख ट्रांस हिमालय का शीत मरुस्थल क्षेत्र है। लद्दाख ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का शीत मरुस्थल क्षेत्र है। शीत मरुस्थल क्षेत्र है। अब देखिए ये ट्रांस हिमालय, लद्दाख जो है ट्रांस हिमालय का शीत मरुस्थल क्षेत्र है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहां पर क्या वर्षा होती होगी, तो वर्षा बहुत कम होती है या नहीं बराबर होती है। क्योंकि कारण क्या है भाई, कारण यह है कि हम देखेंगे कि ये तो हमेशा बर्फ से ही ढके रहते हैं। जो भी तो वायु में नहीं, उसमें वहां पे वाष्पन की प्रक्रिया होगी और नहीं क्या होंगे, वर्षा होगी। उनके जो वायु होंगे उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहां वर्षा बहुत कम होती है, कम होती है या नहीं होती है, ये लिख सकते हैं। क्या कि यहाँ पे वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है या वर्षा नहीं होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमेशा जो है ये बर्फ से हमेशा क्या होते हैं, ढके रहते हैं। बर्फ से ढके होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है या वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये इनकी कहानी जो है ये लगभग ट्रांस हिमालय से संबंधित ये प्रमुख बातें थी। आपको क्या करना था, इसको नोट कर लेना था। चलिए इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लिया है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे काराकोरम से संबंधित कुछ मुख्य बातों को नोट करेंगे। ट्रांस हिमालय से संबंधित पहला क्या हो जाएगा, काराकोरम। काराकोरम अब देखिए ये आपका काराकोरम, काराकोरम की विशेषता क्या क्या हो जाएगी भाई। काराकोरम की विशेषता सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काराकोरम, यहां से आप देखिए, यहां से देखिए और बोलिए, देख कर क्या करना है, इसको बोलना है। जो देखिए हम जो नोट कर रहे हैं साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा भाषा में, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताने के बाद भी यहाँ पे नोट कर रहे हैं ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, पामीर का पठार है। तो सबसे पहला बात क्या होगा कि जो काराकोरम श्रेणी है वो किससे जुड़ा हुआ है, पामीर का पठार से जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट ये लिख देंगे कि जो आपका काराकोरम जो श्रेणी है वो पामीर के पठार से जुड़ा हुआ है।
काराकोरम श्रेणी पामीर के पठार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पहली बात आपको याद रखना है। देखिए तो यहां पर ये क्या है, आपका पामीर का पठार है, तो ये पामीर का पठार है और पामीर के पठार से ये जुड़ा हुआ है कि नहीं। ये पामीर के पठार का ही एक इससे क्या है, एक भाग है, एक श्रेणी है जो यहाँ पर कहाँ आती है, यानी भारत में आता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या रखेंगे, ये काराकोरम जो श्रेणी है पामीर के पठार से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि अब देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, सक्सगम की घाटी है और सक्सगम की घाटी के ये देखिए तो दक्षिण में स्थित है ना, इसके उत्तर में है आपका सक्सगम की घाटी और सक्सगम की घाटी से दक्षिण में स्थित है आपका काराकोरम श्रेणी। तो ये भी यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे कि काराकोरम श्रेणी जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो सक्सगम के दक्षिण में स्थित है। यह सक्सगम घाटी के दक्षिण में स्थित है। ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा हम लोगों का। ठीक है, ये काराकोरम जो है ये किसके दक्षिण में स्थित है, तो सक्सगम घाटी के दक्षिण में स्थित है। फिर तीसरा पॉइंट यहां से क्या बन सकता है, तीसरा बात हम यहां देखेंगे, काराकोरम में यानी काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटियां हैं इसके बारे में देखेंगे कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है। तो यहां पर नोट कर लिया जाए, काराकोरम को स्वेन हाइडेन ने, पहले ये लिख लिया जाए, स्वेन हाइडेन ने एशिया के रीढ़ का हड्डी कहा है। एशिया की रीढ़ का हड्डी, एशिया की रीढ़ का हड्डी कहा है। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि एशिया की रीढ़ का हड्डी किसे कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा है, तो स्वेन हाइडेन ने कहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या हम लोग देख रहे थे कि आपके सर्वोच्च शिखर, तो सर्वोच्च शिखर यहां पर देख लीजिए, यानी काराकोरम के सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएंगे, सर्वोच्च जो शिखर हैं, सर्वोच्च शिखर, तो पॉइंट में नंबर 1 नंबर 2 सबसे एक नंबर में क्या होगा, सर्वोच्च शिखर जो होगा क्या होगा, K2 होगा। K2 होगा, तो यहां पे लिख लीजिए K2। ठीक है, K2 के अलावा क्या है, एक नंबर में आपका K2 हो जाएगा, नंबर 1 में क्या होगा, K2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, हिडन हो जाएगा, हिडन, K2 जो है सर्वोच्च चोटी है, दूसरा क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। और हिडन के बाद क्या हो जाएगा, गसेरबूम हो जाएगा, गसेरबूम, उसके बाद मसेरबूम, गसेरबूम और मसेरबूम, और इसके साथ साथ गसेरबूम और मसेरबूम के साथ साथ क्या आपको बचा है, एक आपका रोडपिक या ब्रोडपिक बच गया है। क्या है, ब्रोडपिक, तो यहाँ के ये क्या होगा, यानी सर्वोच्च शिखर है, यानी K2 ये नंबर 1 पे आता है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, K2, और उसके बाद आपका क्या है, हिडन है, हिडन के बाद क्या है, गोसेरबूम है, गोसेरबूम के बाद मसेरबूम है, मसेरबूम के बाद क्या है आपका, ये ब्रॉड पीक है। ठीक है, ब्रॉड पीक हम बोल सकते हैं। अब देखिए ये सर्वोच्च शिखर हो गए, उसके बाद हिमनद, प्रमुख हिमनद जो है, यहाँ के प्रमुख हिमनद कौन कौन है, तो प्रमुख हिमनदों का नाम लिख लिया जाए। हिमनद, तो देखिए तो हिमनद कौन कौन सा था जी, हिमनद आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो सियाचिन होगा,
सियाचिन, एक क्या होगा सियाचिन, मतलब नहीं दिखाई देता होगा, नहीं दिखाई देगा तो हिमनद, चलिए इधर लिख लिया जाए हम लोग। हिमनद में क्या क्या है, हिमनद में हो जाएगा, देखिए हिमनद तो ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं, चलिए नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं यानी हिमनद दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए हिमनद तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हिमनद क्या होगा, सियाचिन होगा, क्या होगा जी सियाचिन, या इसको मिटा दें, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग, ये नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटा रहे हैं इसको, ऊपर से मिटाते चल रहा है। हिमनद के बारे में पूछ रहा है, यानी काराकोरम श्रेणी के प्रमुख हिमनद, तो जो हिमनद है ये कौन कौन हो जाएंगे, हिमनद, या क्या बोल सकते हैं उसको ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में सियाचिन हो जाएगा, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर होगा जो सबसे लंबा ग्लेशियर है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, हिस्पोर ग्लेशियर हो जाएगा, हिस्पोर हो जाएगा। तीसरा बातूरा हो जाएगा, बल्टोर हो जाएगा, ठीक है, बातूरा हो गया, सियाचिन, हिस्पोर, बातूरा, बल्टोर, और एक क्या बच गया, बेओफो ग्लेशियर हो गया, क्या हो जाएगा, बेओफो ग्लेशियर या बेओफे ग्लेशियर, ये आपके क्या हो गया, प्रमुख ग्लेशियर हो गया, ठीक है। आपको ये आपके काराकोरम से संबंधित मुख्य बातें थी, ये आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए जल्दी, चलिए मिटा दिया जाए। तो काराकोरम के बाद आता है आपका दूसरा, काराकोरम के बाद हम लोग देखेंगे आएगा क्या जी, तो काराकोरम के बाद आप जो प्रमुख है वो आपका होगा लद्दाख श्रेणी, तो इनसे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं, ठीक है। तो कम क्वेश्चन बनने के कारण क्या है कि यहाँ कुछ प्रमुख कुछ खास है नहीं, चलिए देख लीजिए क्या क्या है, जो भी है उसको उसके बारे में हम देख लें। तो आता है आपका लद्दाख श्रेणी, एक तो हो गया काराकोरम श्रेणी, दूसरा में क्या होगा लद्दाख श्रेणी, दूसरा क्या होगा लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में ही अवस्थित है आपका क्या लद्दाख श्रेणी, है ना जी, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में नहीं स्थित है आपका लद्दाख श्रेणी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट होगा कि लद्दाख श्रेणी जो है वो काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, यहां पर लिखेंगे यह काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या बनेगा यहां से, दूसरा बात हम देख सकते हैं भाई, एक बात बताइएगा, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी दोनों को विभाजित कौन कर रही है, यानी एक घाटी विभाजित कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं सियोंग नदी, यानी सियोंग नदी क्या करती है, दोनों के बीच से होकर गुजरती है, या इस तरह बोल सकते दोनों को क्या करती है अलग करती है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से सियोंग नदी गुजरती है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से काराकोरम श्रेणी एवं लद्दाख श्रेणी के बीच से सियोंग नदी, यह ह्यूंग नदी कहीं कहीं लिखता है, सियोंग नदी गुजरती है, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो तीसरा हम देखेंगे कि आपका लद्दाख श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं है कि लद्दाख श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो लद्दाख श्रेणी की अगर सर्वोच्च चोटी देखी जाए तो यहाँ एक राका पोसी पर्वत है, कौन सा पर्वत है जी, राका पोसी पर्वत है जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। तो इसको भी हम लिख लें कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है वो राका पोसी पर्वत है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी राका पोसी पर्वत है,
राका पोसी पर्वत हैं। ये आपके हो गए क्या, लद्दाख श्रेणी से कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं। इससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन बनने वाले नहीं है और पूछता भी नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या है, काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जो है आपका काराकोरम में कहाँ पर अवस्थित है, ये देख कर ही आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच में आपका क्या है, सियोंग नदी बहती है, जो दोनों क्या करती है, अलग करती है या विभाजित करती है। और यहाँ की जो सर्वोच्च शिखर है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, यानी इसकी जो सर्वोच्च शिखर थी वो क्या थी, इसकी सर्वोच्च शिखर थी आपका K2, क्या था जी, K2 था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो सर्वोच्च शिखर होगा वो क्या होगा, राका पोसी। यहाँ पर भी एक सर्वोच्च शिखर है जिसको हम क्या बोलते हैं, राका पोसी बोलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी लंबाई थी आपका 8,611 मीटर। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा, राका पोसी पर्वत। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा दें, लद्दाख श्रेणी। अब आते हैं हम लोग किस पर, एक पॉइंट और बच गया है आपका, जास्कर श्रेणी। ये आपका है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। अब जास्कर श्रेणी से संबंधित मुख्य बिंदुएं क्या क्या हो सकती हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले जास्कर श्रेणी को देखा जाए तो जास्कर श्रेणी से संबंधित काफ़ी विवादास्पद बयान मतलब यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। मतलब कुछ विद्वानों का मानना यह है कि जो जास्कर श्रेणी है वो आपके मुख्य हिमालय का भाग है। ठीक है, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि नहीं भाई, ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि ये किसके है भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो विवाद तो उत्पन्न होगा ही। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रांस हिमालय का भाग है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये किसका भाग है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपका मुख्य हिमालय का भाग है। यहां से हम देखेंगे कि 80 डिग्री यानी पूर्वी देशांतर जो रेखा आती है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, यहाँ से यहाँ आपका ये होगा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी पूर्वी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये क्या करता है, यहाँ से ये महान हिमालय से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे कि जो आपका जास्कर की श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा कि भाई कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किसका भाग है, कुछ विद्वान इसे मुख्य हिमालय का भाग बताते हैं, मुख्य हिमालय का भाग बताते हैं, तो कुछ ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। ये बात याद रखना है। तीसरा यहां से क्या हो सकता है, तीसरा बात यहां नोट करेंगे हम कि जो आपका जास्कर श्रेणी है, तो ये क्या होता है कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी क्या करती है, यानी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच यानी विभाजन का काम कौन करती है, सिंधु नदी। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से यानी सिंधु नदी गुजरती है या सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी एवं लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं लद्दाख श्रेणी के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये यहां से कुछ प्रमुख क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ एक और क्षेत्र देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था कि जो द्रास क्षेत्र है ये
यानी द्रास क्षेत्र यानी जो आपका है वो काफ़ी क्या है, भारत का ठंड स्थल है, वो कहाँ पड़ता है, यानी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में ही अवस्थित है। तो हम यहाँ पे फिगर पे भी बना दिया है, आपको बता भी दिया है कि ये द्रास से यानी कारगिल जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है। ठीक है, ये देख लीजिए आपका ये जास्कर श्रेणी है और यहाँ पर क्या है, ये लेह है, कारगिल है और क्या है, द्रास है। जो तीनों किसके बीच अवस्थित है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच अवस्थित है। तो ये कुछ बिंदु आपको क्या करना है, याद रखना है आपको। ठीक है, एक बार चलिए हम इसको फिर से रिविजन कर रहे हैं। जो आपका सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो पामीर का पठार है, तो पामीर का पठार को क्या कहते हैं, यानी विश्व का छत के नाम से जाना जाता है। इसमें से अनेक श्रेणियां निकली हुई है। एक हम देख सकते हैं आपका कुन्नुल की पहाड़ी, यानी पूर्व की ओर क्या निकली हुई है, कुन्नुल की पहाड़ी। एक श्रेणी जो निकली है उसको कुन्नुल की पहाड़ी कहते हैं, जो कहाँ पर जाती है, चीन की तरफ जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये आपका है यानी हिंदू कुश पर्वत, ये जो अफगानिस्तान में निकला हुआ है, यानी पश्चिम की तरफ जो एक श्रेणी निकली हुई है, यानी इसको क्या बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत, जो कहाँ अवस्थित है, अफगानिस्तान में अवस्थित है। और यहाँ पर यानी पाकिस्तान में एक श्रेणी निकली हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत, जो पाकिस्तान में स्थित है। और वहीं से एक श्रेणी आपके भारत में प्रवेश करती है जिसको हम क्या कहेंगे, काराकोरम श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो क्षेत्र है आपका, ये 3 भागों में, जम्मू जो आपका लद्दाख का क्षेत्र है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण रूप से किसके अंतर्गत है, ये पीओके है। और ये आपका गिलगित है और ये आपका बल्टिस्तान है। तो यानी पीओके के जो क्षेत्र है इसको गिलगित बल्टिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखना है। यहाँ पर ये पीओके के अंतर्गत ही यानी सक्सगम की घाटी थी जिस पर पाकिस्तान का अधिकार था। ये भारत का ही अंग है, भारत का ही भाग है जिस पर यानी पाकिस्तान का अधिकार था। लेकिन अब इस पर किसका अधिकार है, तो ये चीन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, और वैसे भी 1962 में जब युद्ध हुआ था तो 1962 में हम लोग देखेंगे कि ये जो भारतीय स्थल था इस पर चीन ने क्या कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन पर किसका कब्जा है, यानी चीन का अधिकार है। ठीक है, और ये हम देखेंगे कुछ भाग है आपका, लेह हो गया, कारगिल हो गया, द्रास हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, यानी सबको एक मार्ग द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसे NH1D के नाम से जाना जाता है। अब जो श्रेणी है आपका देखिएगा, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी और ये आपका लद्दाख श्रेणी दोनों को विभाजित करती है क्या, संयुक्त नदी। और जो आपका है लद्दाख श्रेणी और यह आपका जास्कर श्रेणी दोनों को विभाजित, यानी दोनों के बीच की घाटी क्या बोलते हैं, सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी दोनों क्या करती है, विभाजित करती है। यहाँ पर देखेंगे जास्कर श्रेणी महान हिमालय के बीच की जो घाटी है इसको हम बोलते हैं ITSZ, मतलब इंडो सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। और ये हो गया आपका मध्य हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय, इसके बीच के जो घाटी है इसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, MCT, ये बात आपको याद रखना है। मध्य हिमालय ये जो है और बाह्य हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती है इसको बोलता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बाह्य हिमालय है और ये आपका क्या है, उत्तर का मैदान है, यहाँ पर भी आपकी नदी घाटी यहाँ पर घाटी पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं HFF, यानी हिमालय फल्टन फॉल्ट। ठीक है, काराकोरम की विशेषता क्या है, तो काराकोरम की विशेषता आपको है कि काराकोरम जो आपका पामीर के पठार से निकला हुआ है। और यहां से देखेंगे कि भाई यहां जो सर्वोच्च शिखर है उसके लिए एक ट्रिक हमने बताया था, उस ट्रिक का नाम क्या है, थोड़ा बता दीजिए, याद होगा तो उस ट्रिक का क्या नाम है जी, तो उस ट्रिकवा का नाम हो हीरो का गम। किसका गम, हीरो का गम, हीरोइन का जानी गधा, बात समझ में आ रहा है ना। तो हीरो का गम हीरोइन का जाने। अब ही से हो जाएगा हिडन, रो से हो जाएगा रोड पिक, के से हो जाएगा K2, ग से हो जाएगा गसेर बूम, म से हो जाएगा मसेर बूम। ये जो है काराकोरम की सर्वोच्च चोटियां हैं। बस खत्म, क्या याद करना है। अरे पढ़ाई को जब मन से करने लगिएगा ना तो कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। एक बार आप लोग फिल्म देखते हैं, एक बार आप न्यूज़ सुनते हैं, एक बार आप गाना सुनते हैं, आपको याद हो जाता है। और ये समझिए कि पढ़ाई को इतना बढ़िया से नक्शा बनाकर आपको हर चीज़ यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ये तो फिल्में है भाई, इसको याद करो ना, ये कहे नहीं याद होता है आपको। लेकिन अंदर ये हम क्या, जब इसको इमेजिंग करेंगे, जब हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इमेजिंग कर, हाँ ये क्षेत्र यहाँ पर है, तब ना समझ में आएगा। तब बैठल बानी पूजा पर मन बा भूजा पर,
तो बैठे हैं पूजा पे या मन है पूजा पे, तब तो ये समझ में नहीं आएगा। मोबाइल ले लिए हैं 2 मिनट के लिए, हाँ चलिए सर जी पढ़ाया है, चलिए हिमालय के बारे में 2 मिनट देखे, ट्वीट की या फेंक दिए। अब ये फिल्म स्टार्ट कर दीजिए ना, फिल्म स्टार्ट कर देते हैं तो ये 3 घंटा आप ऑनलाइन, 3 घंटा यानी ऑनलाइन मूवी को देख सकते हैं, लेकिन 1 घंटा जो पढ़ाई का वीडियो है उसको आप नहीं देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए? देखते हैं अपने गांव में बच्चों को इधर उधर देखते हैं कि पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो आ गया तो उसको देखेंगे नहीं, और जो कहीं फिल्म से आ गया कोई गंदा भोजपुरी गाना आता है तो उसको एकदम रेल कर बजाता है सब और सुनता है, रोड पे घुमाता है सब। आप कुछ भी कीजिए, एक आपका लाइफ है, आपको सोचना है। ये जो है आपके जीवन से संबंधित है, सारा जीवन आपके काम आएगा, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो अनुपयोगी है उनको अपनाते चलते हैं, लेते चलते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा फोकस कीजिए अपने लाइफ के प्रति, थोड़ा सा सोचिए, अपने माता पिता के प्रति सोचिए कि आपके माता पिता आपको पैदा किए हैं तो किस लिए पैदा किए हैं और वो क्या चाहते हैं। ठीक है, उनका सपना क्या है, उन सपना को आप ही साकार कर सकते हैं, दूसरा कोई साकार नहीं कर सकता है। वो आपसे आस लगाए बैठे हैं कि यार मेरा बेटा कल कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा कल एसडीएम बनेगा, मेरा बेटा कल दरोगा बनेगा, मेरा बेटा कल एसडीओ बनेगा, और आप मोबाइल ले लिए हैं और क्या कर रहे हैं? कभी देख रहे हैं कि कब हाई हीरोइन के फोटो हरे तो कब आलिया भट्ट के हर, तो कभी इधर तो कभी उधर। अरे क्या कर रहे हैं भाई? अभी टाइम है, अपने आप को सुधार लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा मात्र 6 महीना से 1 साल आप अपनी पढ़ाई पे एकदम फोकस कीजिए। इस समय आप जितने भी दुनियादारी है सबसे दूर होकर मात्र 6 मंथ से 1 साल आप पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। देखिए जब क्यों नहीं होता है फिर आकर हमसे बोलिए कि जब सर मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो लगना पड़ेगा उसके लिए। आपके अंदर वो आग है, लेकिन क्या हो, चिंगारी एक चाहिए उसको जगाने के लिए, उस आग को जगाना पड़ेगा। और हम आपके साथ यानी हमेशा रहेंगे। ये नहीं कि आज वीडियो एक बनाया कल छोड़ दे, हम डेली बाय डेली। हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए, या कहीं घर पे नहीं रहे, या कहीं चले गए, या कहीं बिजी हो गए, तो 1 से 2 दिन आपका हो सकता है कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन बाकी टाइम ये रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, और हर सब्जेक्ट का यहाँ वीडियो मिलेगा। कोई भी सब्जेक्ट आपको छूटने वाला नहीं है। बस आप मन बना लीजिए कि हमको पढ़ना है, तो हम लोग ये आपके लिए रेडी हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं आपके पास यूट्यूब पर जो आपको यानी फ्री में सेवा उपलब्ध करा रही हैं। किसी को देखिए, किसी को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो चलिए वो यहां पर थोड़ा देखा जाए। यानी हीरो का गम, ये क्या याद रखना था? हीरो गम। ह से हिडन, और रो से रोड पिक, के से केटू, गो से गसेरबुम, म से मसेरबुम। ये आपके क्या हो गए, यानी काराकोरम के प्रमुख जो श्रेणी। यहां पर कौन कौन से क्या पाए जाते हैं आपके देख सकते हैं। यहां पे कौन कौन से ग्लेशियर है, तो एक में हो जाएगा बेओफे ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर, हिस्पोर ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, किस घाटी में अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन आता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में अवस्थित है? नुब्रा घाटी में अवस्थित है। एकदम याद रखिए, आंख मूंद कर मारिए टिक आउट। ठीक है, तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो नुब्रा घाटी में अवस्थित है। यहां पर देखिए बाल्तुला ग्लेशियर और हिस्पोर ग्लेशियर दोनों कहां पर अवस्थित है? सिगार ग्लेशियर। 3 ग्लेशियर आपको याद रखना है, सियाचिन, नुब्रा, बातुरा और आपका हिस्पोर ग्लेशियर हो जाएगा सिगार, और बेओफी और बाल्टोरा हो जाएगा हंजा घाटी। बस यही तो याद रखना है, कुछ नहीं। सियाचिन की जो लंबाई होगी 75 किलोमीटर होगी, हिस्पोर की 61 किलोमीटर, बातुरा आपका 58, अब बाल्टोरा आपके क्या हो जाएगा 58 किलोमीटर, और बेओफे भी क्या हो जाएगा, बाल्टोरा और बातुरा ये दोनों कितना होंगे? बाल्टोरा और बातुरा जो होंगे ये दोनों आपके 58 किलोमीटर होंगे। ठीक है, बाल्टोरा भी होगा और बातुरा भी होगा। दोनों की लंबाई कितनी होगी? तो मात्र 58। देख लेना है। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके जितना हो सके उतना लाइक कीजिए।